नमस्कार। आज हम जिस दुनिया की बात करने जा रहे हैं वो अरुंधति रॉय के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की दुनिया है। ये कहानी है केरल के आइमिनम गांव की, जहां उमस भरी गर्मी में आम और कटहल पकते हैं और मॉनसून की बारिश जैसे सब हदों को धुंधला कर देती है। बिल्कुल। और इसी माहौल में एक परिवार की कहानी बसी है। एक ऐसा परिवार जिसके घाव इतने गहरे हैं कि मतलब पीढ़ियां भी शायद उन्हें भर नहीं पाएंगी। हाँ, और ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे इतिहास, राजनीति और समाज के जो बड़े बड़े नियम होते हैं वो किसी की निजी जिंदगी में घुसकर उसे तबाह कर देते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी के केंद्र में है दो जुड़वा बच्चे, एस्था और राहेल। और वो एक एक भयानक दिन जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हाँ। लेकिन ये उपन्यास सिर्फ उस एक दिन की कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन छोटी छोटी बातों की कहानी है जिन्होंने मिलकर उस बड़ी त्रासदी को, उस बड़े हादसे को जन्म दिया। तो चलिए आइमेनम हाउस की उस पुरानी नमी से भरे घर से शुरू करते हैं जहां ये सब कुछ हुआ। आइमेनम हाउस वो सिर्फ एक घर नहीं है, वो अपने आप में एक किरदार है। उसकी दीवारें नम हैं, बगीचा जंगली हो चुका है और हवा में एक उदासी सी घुली हुई है। इस घर में रहती हैं मम्माची, जो अचार का कारोबार चलाती हैं और अपने हिंसक पति से मिले जख्मों को उम्र भर ढोती रही हैं। और उनके साथ है उनकी ननद, बेबी कोचम्मा। हाँ, बेबी कोचम्मा। बेबी कोचम्मा का किरदार मुझे हमेशा से बहुत उलझा हुआ लगता है। उनकी पूरी जिंदगी एक नाकाम मोहब्बत के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। सही कहा। एक आयरिश पादरी के लिए उनका जो एक तरफा इश्क था, हाँ। उसने उन्हें इतना कड़वा और बेरहम बना दिया। उनकी नफरत सिर्फ उस नाकाम इश्क से नहीं आती, बल्कि इस एहसास से आती है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे सपने के पीछे बर्बाद कर दी जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता था। और शायद इसीलिए जब वो अम्मू को प्यार करते हुए देखती हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल। भले ही वो प्यार समाज की नज़र में गलत हो, अम्मू की खुशी उन्हें अपनी नाकामी का एक आईना लगती है। और घर में मम्माची का बेटा चाको भी है। हाँ, चाको, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ। जिसे अपनी भारतीय पहचान से ज्यादा अपने अंग्रेज होने पर गर्व है। वो अपने मजदूरों से डिकन्स और शेक्सपियर की बातें करता है। हाँ, वो एक एंग्लोफाइल है। उसके लिए इंग्लैंड और अंग्रेजियत हर चीज से बेहतर है। और यही वजह है कि जब उसकी अंग्रेज पूर्व पत्नी मार्गरेट और बेटी सोफी मॉल के आने की खबर आती है तो घर का मतलब माहौल ही बदल जाता है। उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले अम्मू की बात करते हैं। पति से तलाक के बाद वो अपने दो बच्चों इस्था और राहेल के साथ इसी घर में वापस लौटी है। और उसे घर में एक बोझ की तरह देखा जाता है। हाँ, अम्मू का किरदार बहुत लेयर्ड है। एक तरफ तो वो अपने बच्चों के लिए बेहद नरमदिल माँ है, और दूसरी तरफ जब उसे गुस्सा आता है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। अम्मू एक ऐसी औरत है जिसे समाज ने पहले ही खारिज कर दिया है, एक तलाकशुदा औरत। हाँ। तो उसके पास खोने के लिए बहुत कम बचा है। वो प्यार की भूखी है। और जब उसे विलूथा में वो प्यार मिलता है तो वो समाज के बनाए हर नियम को तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और अम्मू के बच्चे एस्था और राहेल, उनका रिश्ता तो मतलब शब्दों से परे है। बिल्कुल। बचपन में वे खुद को मैं समझते थे, जैसे एक ही रूह दो जिस्मों में बटी हो। हाँ। उनका जुड़ाव बहुत गहरा था। रॉय लिखती हैं कि राहेल को एस्था के वो अनुभव भी याद थे जिनमें वो खुद मौजूद नहीं थी। अच्छा। जैसे वो सिनेमा हॉल वाला वाकया। हाँ, बिल्कुल। जैसे सिनेमा हॉल में ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन ने एस्था के साथ जो किया वो राहेल भी महसूस कर सकती थी। ये एक खामोश समझदारी थी जो सिर्फ उन दोनों के बीच थी। लेकिन एक बात जो इस उपन्यास को खास बनाती है वो है कहानी कहने का तरीका। मतलब कहानी सीधी सीधी नहीं चलती, हम बार बार वर्तमान से अतीत में जाते हैं। इसका क्या असर होता है? ये बहुत जरूरी है। अरुंधति रॉय हमें पहले त्रासदी का नतीजा दिखाती हैं, 31 साल के टूटे हुए एस्था और राहेल। हाँ, एस्था ने सालों से बात करना बंद कर दिया है और राहेल अमेरिका से एक नाकाम शादी के बाद लौटी है। बिल्कुल। तो जब हम इन टूटे हुए किरदारों को पहले देखते हैं तो हमारे मन में सवाल उठता है कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ। इससे पढ़ने वाला एक जासूस की तरह बन जाता है जो टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा है। तनाव बना रहता है क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, पर ये नहीं जानते कि कैसे और क्यों। जैसे हम जानते हैं कि सोफी मोल की मौत हुई थी, लेकिन कैसे हुई ये बहुत बाद में पता चलता है। बिल्कुल। ये तरीका हमें किरदारों के दर्द को ज्यादा गहराई से महसूस करने में मदद करता है। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है चाको की बेटी सोफी मोल के आने से। उसके आने की खबर से ही घर में एक अजीब सा उत्साह और तनाव घुल जाता है। हाँ,
वो पूरा हफ्ता सोफी मोल क्या सोचेगी सप्ताह बन जाता है। बच्चों पर अच्छी अंग्रेजी बोलने का दबाव होता है। सोफी मोल के आने से घर में एक उम्मीद तो थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी। वो गोरी थी, आधी अंग्रेज थी। हाँ, और उसे आते ही वो प्यार और तवज्जो मिली जो एस्था और राहेल को शायद ही कभी मिली हो। इससे बच्चों के मन में एक असुरक्षा की भावना पैदा होती है। और फिर वो त्रासदी होती है। बच्चे नदी में नाव चलाने जाते हैं, नाव पलट जाती है और सोफी मोल डूब जाती है। एक पल का खेल एक पूरी जिंदगी का मातम बन जाता है। और इस एक घटना से जो लहरें उठती हैं वो पूरे परिवार को बहा ले जाती हैं। खासकर बच्चों को इसका दोषी ठहराया जाता है ना। हाँ, और ये सबसे ज्यादा उसके अंतिम संस्कार के सीन में दिखता है। उपन्यास में उसका बहुत मार्मिक चित्रण है। एक छोटे बच्चे के आकार का ताबूत, पानी में ज्यादा देर रहने से उसका चेहरा एक धोबी के अंगूठे की तरह सिकुड़ गया था। परिवार एस्था और राहेल को सबसे अलग खड़ा करता है, जैसे सारा दोष उनका हो। बच्चों के मन पर तो इसका बहुत गहरा असर पड़ा होगा। राहेल के बालमन को तो ये लगता है कि सोफी को दफनाए जाने पर उसका दम घुट गया। मतलब उसके अंतिम संस्कार ने उसे मार डाला। बच्चों के मन पर उस अपराध बोध का बोझ डाल दिया जाता है। और इसी त्रासदी के बीच एक और कहानी चल रही थी जो शायद इस पूरे बिखराव की असली वजह बनी, अम्मू और वेलूथा की प्रेम कहानी। हाँ, वेलूथा कौन था और उनका रिश्ता समाज की नजर में इतना बड़ा गुनाह क्यों था? वेलूथा एक अछूत यानी पारावन जाति का युवक था। वो एक बेहतरीन कारीगर था, मशीनों का जादूगर था और बच्चों से बहुत प्यार करता था। यहाँ अछूत का मतलब सिर्फ सामाजिक दूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। केरल के उस सीरियाई ईसाई समुदाय में जो खुद को उच्च जाति मानते थे, एक पारावन को छूना भी पाप समझा जाता था। तो एक उच्च जाति की तलाकशुदा महिला और एक अछूत पुरुष का प्रेम उस समाज के लिए सबसे बड़ा अपराध था। बिल्कुल, यही इस उपन्यास के प्रेम के नियम हैं। वो नियम जो तय करते हैं कि किसे प्यार किया जाना चाहिए, कैसे और कितना। और अम्मू और वेलूथा ने इन्हीं नियमों को तोड़ा था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया में प्यार करने की हिम्मत की जहां उनका प्यार निषिद्ध था, पाप था। पर एक बात और है जो इस रिश्ते को जटिल बनाती है। वेलूथा चाकू की फैक्ट्री के लिए बहुत जरूरी था। उसका हुनर परिवार के काम आता था। तो वो उनके लिए उपयोगी भी था और घृणित भी। हाँ, बिल्कुल। और जब सोफी मॉल की मौत होती है तो बेबी कोचम्मा इस मौके का इस्तेमाल अपनी नफरत निकालने के लिए करती हैं। हाँ, वो वेलूथा पर झूठे इल्जाम लगा देती हैं। मतलब अपनी व्यक्तिगत नफरत और अम्मू से जलन को। वो एक भयानक रूप देती हैं। वो पुलिस को बताती हैं कि वेलूथा ने सोफी मोल का अपहरण किया और अम्मू के साथ बलात्कार किया। वो इसे एक खतरनाक कम्युनिस्ट बताती हैं ताकि पुलिस इसे गंभीरता से ले। वो एक निर्दोष की जिंदगी दांव पर लगा देती हैं सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। इसके बाद जो होता है वो पढ़ना भी मुश्किल है। पुलिस वेलूथा को बेरहमी से पीटती है। उसे इतना पीटा जाता है कि उसका चेहरा सूजकर कद्दू जैसा हो जाता है। और फिर डरे सहमे 7 साल के एस्था और राहिल को उसकी पहचान करने के लिए लाया जाता है। ओह। बेबी कोचम्मा बच्चों को डराती हैं कि अगर उन्होंने वेलूथा को नहीं पहचाना तो उन दोनों को और उनकी मां को जेल हो जाएगी। वो बच्चों के मन में डर भर देती हैं। और उस डर के पल में एस्था के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, हाँ। हाँ, और वो एक शब्द उसकी आवाज हमेशा के लिए छीन लेता है। बिल्कुल। वो हाँ एक ऐसा बोझ बन जाता है जो उसके अंदर एक खामोश ऑक्टोपस की तरह बस जाता है और धीरे धीरे उसके सारे शब्द चूस लेता है। उसने अपनी मां को बचाने के लिए एक निर्दोष को दोषी ठहराया था। 7 साल के बच्चे के लिए ये बोझ असहनीय था। और उसी पल से एस्था खामोश हो जाता है। इस आतंक के बाद परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। एस्था को उसके पिता के पास कलकत्ता वापस भेज दिया जाता है और दोनों जुड़वा बच्चे 23 सालों के लिए अलग हो जाते हैं। उन्हें उस अपराध की सजा दी जाती है जो उन्होंने किया ही नहीं था। और अम्मू का क्या होता है? अम्मू को घर से निकाल दिया जाता है। वो अकेले एक सस्ते लॉज में 31 साल की उम्र में मर जाती है। जिस उम्र में उपन्यास की शुरुआत में राहेल और एस्था हैं। हाँ, उसी उम्र में उनकी मां की सांसें थम जाती हैं। उसकी मौत के समय उसके पास कोई नहीं होता। ये उपन्यास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। सालों बाद जब राहेल और एस्था फिर से मिलते हैं तो वे पूरे इंसान नहीं हैं। वे उस नुकसान की जीती जागती तस्वीर है जो कुछ घंटों की घटनाओं ने उनकी पूरी जिंदगी पर डाला। एस्था की खामोशी और राहेल का खालीपन एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। उनका दोबारा मिलना कोई खुशी का मौका नहीं लगता। नहीं, वो दो अधूरे हिस्सों का एक साथ आना है जो मिलकर भी शायद कभी पूरे नहीं हो सकते। तो ये उपन्यास हमें यही दिखाता है कि कैसे इतिहास, जाति और समाज के बड़े नियम व्यक्तिगत जिंदगियों में घुसकर उन्हें तबाह कर देते हैं। बिल्कुल। कैसे बड़ी चीजें जैसे सामाजिक ढांचा
और छोटी चीजें जैसे एक बच्चे का डर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और कैसे प्यार और नुकसान की यादें पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं, एक गंध की तरह जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या समाज के बनाए प्रेम के नियमों को तोड़ने की कीमत हमेशा इतनी ज्यादा होती है? और उन छोटी छोटी बातों का क्या, जो हमारी जिंदगी का नक्शा बदल देती हैं? क्या हम उन्हें कभी पूरी तरह समझ पाते हैं? इस भावनात्मक कहानी की गहराइयों में हमारे साथ उतरने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।